कश्मीर में आपकी पोस्टिंग रही है कि पोस्टिंग उस टाइम में रही है जब कश्मीर में टेररिज्म और ये सब चीजें जो थी वहाँ पे बहुत ज्यादा पीक पे था। जब हम गए थे वहाँ तब तक ये था कि ये पीस स्टेशन है। जब 13 अगस्त 1989 को हमारे ऊपर अटैक हुआ, हमारे 3 साथी शहीद हो गए, 10 साथी इंजर्ड हो गए। खानियार एक इलाका है वहाँ, 900 किलोमीटर का इलाका और एक बटालियन और पूरी सारी चीजें, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? दुनिया का कौन सा ऐसा चैलेंज है जो वहाँ नहीं था? गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। 100% सफलता मिलेगी क्योंकि संकल्प ले लिया ना सरकार ने। माओवादियों को लेकर आपकी क्या प्लानिंग थी, क्या स्ट्रेटेजी थी? आपको अधिकार ही नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो फिर केंद्र में पुलिस रखने का क्या औचित्य है? कश्मीर में एक फिल्म बनी थी कश्मीर फाइल्स के लेकर, उसमें बहुत सारी चीजें दिखी। क्या फिल्म में जो चीजें दिखाई गई हैं वो सही हैं? उसमें बहुत कम दिखाया गया है जो अत्याचार वहाँ हुए हैं। भाई इतने दिनों तक आतंकवाद बिना जनता के सपोर्ट के नहीं चल सकता। राइट। महीनों तक बंद बिना जनता के सपोर्ट के नहीं हो सकता। ये चीज समझनी पड़ेगी। इससे पहले आप पंजाब में रहे हैं, पंजाब में भी आतंकवाद बहुत पीक पर रहा था जिस टाइम में आप थे। उस समय पंजाब की स्थिति भी बहुत भयावह थी। हमारे एक द्वितीय कमान अधिकारी ने बड़ी वीरता से लड़े थे, लेकिन वो शहीद हुए। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं युग चरण पॉडकास्ट। आज एक और एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूं, हमेशा की तरह आपके कहे अनुसार, आपके बताए अनुसार। और आज का ये पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं वो तो बेहद खास है ही अपने आप में, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई बार आपने कश्मीर फाइल्स के बारे में सुना होगा, फिल्म आई थी, तमाम उस पर आरोप भी लगे थे, लेकिन जिस विषय पर वो फिल्म बनाई गई उसकी सच्चाई क्या है, कश्मीर के हालात क्या चल रहे हैं, इसी के साथ तमाम चीजें, तमाम बातों पे चर्चा होगी। आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा करने वाले हैं हम आज, और मणिपुर से लेकर कश्मीर और पंजाब से लेकर दिल्ली तक की चर्चा करेंगे। क्या सरकार की पॉलिसीज रहती हैं आंतरिक सुरक्षा को लेकर, किस तरह से सीआरपीएफ के जवान काम करते हैं और उनकी लाइफ के चैलेंजेस क्या होते हैं। जब सामने बंदूक तनी होती है तो उस टाइम पे सीआरपीएफ के जवान को डर लगता है या नहीं लगता, किस तरह से वो सुरक्षा करते हैं, तब हम चैन की नींद सो पाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कमलकांत सर, जो कि सीआरपीएफ में आईजी के पद से अभी रिटायर हो गए हैं। तमाम जगहों पर और कई बड़े ऑपरेशंस में उनका हाथ रहा है और उन्होंने उसको लीड किया है। पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद अपने पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए। जी, कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे, पूरी तरह। बिल्कुल। दिल्ली का मौसम कैसा लग रहा है आपको? दिल्ली का मौसम सुहाना लगे। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो बाढ़ का भी सीन बना रहता है, जल भराव का। इस मौसम में बाढ़ नहीं आएगी तो कब आएगी? ये भी बात ठीक है। सो आप जगह जगह रहे हैं, जैसे आपने बताया, मैंने आपके बारे में पढ़ा और मैं तो बहुत कम शब्दों में, मतलब मेरे पास तो शब्द भी नहीं है जो आपने देश के लिए किया और लोगों के लिए किया है। सीआरपीएफ और तमाम जगहों पर उसके माध्यम से आपने सेवाएं दी हैं और एक रिपीटेड पद तक पहुंचे आप और जगह जगह आपने सेवाएं दी हैं। तो मेरे पास तो सच में वाकई में शब्द नहीं है अभी मिल पा रहे हैं। जितना आपने किया है वो मैं जितना बोलूँ उतना कम है। सो जम्मू कश्मीर, और मैं ख़ास तौर से कश्मीर की बात कर लेता हूँ। कश्मीर में आप रहे हैं, वहाँ का मौसम और वहाँ का एनवायरनमेंट, और एकदम से फिर दिल्ली पोल्यूशन और ये सब, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, पूरी जो भारत भूमि है, हाँ। वही सबसे सुंदर और सबसे अच्छी जगह है। और कश्मीर तो हमारा मुकुट है। बिल्कुल। कश्यप ऋषि की भूमि है, कश्यप ऋषि की, वहाँ से तो हमारा मुकुट है। वो बेहतरीन मौसम है, बेहतरीन आबो हवा है, बेहतरीन वहाँ के फल हैं और सब कुछ बहुत अच्छा है। सो सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि मैं सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप मेरे ऑडियंस को बताएं, हमारी जो ऑडियंस है उनको अपने बारे में बताएं कि कैसे कैसे आप इस फील्ड में गए, कैसे ज्वाइनिंग हुई, थोड़ा सा उनके बारे, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मेरा नाम कमलकांत शर्मा है, जैसे आपने बताया। मैंने 1986 में सीआरपीएफ में
असिस्टेंट कमांडेंट, उस समय डिप्टी एसपी कहते थे Okay. शुरू में। तो वहाँ माउंट आबू में ज्वाइन किया। वहाँ माउंट आबू में इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी इन विच ईयर? 1986। ओह 86। तो जब पहले एनपीए था वहाँ, नेशनल पुलिस एकेडमी, जो अभी हैदराबाद शिफ्ट हो गई है, तो 1975 में वहाँ आईएसए, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी, जहाँ अफसर्स की, सीआरपी अफसर्स की ट्रेनिंग होती थी, वो वहाँ थी। तो वहाँ हम लोगों का लगभग 14 महीने की ट्रेनिंग वहाँ हुई। उसके बाद सीधे, उस समय पंजाब हॉट था, तो राइट, पंजाब में पोस्टिंग हो गई। Okay. जब पंजाब में हमारी बटालियन ने बहुत अच्छा काम किया, तो उन्होंने कहा कि अब शांति के लिए आप श्रीनगर चले जाओ। तो 1 महीने हमने वहाँ शांति झेली। उसके बाद तो आपको मालूम है बिल्कुल, बिल्कुल। 89 के बाद Right, क्या right. हुआ। राइट। तो उसके वहाँ के बाद फिर सब जगह, जैसे मणिपुर, फिर आपका छत्तीसगढ़, और इसी तरह पूरी ज़िंदगी हो गई। ओके, छत्तीसगढ़ में आपने सेवाएं दी हैं, ख़ास तौर से माओवादियों को लेकर आपने बहुत कई सारे ऑपरेशंस किए हैं। उसकी थोड़ी बताइए, ग्राउंड पे क्या स्थिति है माओवादियों को लेकर, क्योंकि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ख़ास तौर से, क्योंकि सीआरपीएफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का विज़न है, अमित शाह जी भी, जो कि हमारे देश के गृह मंत्री हैं, वो कह चुके हैं कि 2026 तक हमें नक्सलवाद को ख़त्म कर देना है। उसको लेके क्या तैयारियां हैं, और आपके टाइम में किस तरह से आप देखते थे, और आज की डेट में आप ख़ास तौर से बस्तर और ये जो नक्सली इलाके हैं, इनमें क्या डिफरेंस आप देखते हैं? नहीं, देखिए, मतलब ज़मीन आसमान का अंतर आप कह सकते हैं कि सरकार की जो अप्रोच उस समय थी, उसमें ये कहते हैं ना मलेरिया के बारे में शुरू में सरकार ने कहा कि हम न मच्छर रहने देंगे न मलेरिया रहने देंगे। उसके बाद सरकार ने दवाई वगैरह की, फिर उसके बाद ये रहा कि मच्छर भी रहेंगे और मलेरिया भी रहेगा। तो सरकार की पॉलिसी उस समय ये थी कि माओवाद भी चलता रहेगा, सिक्योरिटी फोर्सेज भी वहाँ रहेंगी। कोई इस तरह का कॉन्क्रीट वो विज़न नहीं था, या उनका संकल्प शक्ति नहीं थी कि हमको इसको ख़त्म करना है। ओके। आप इस बात को देखिए कि जब 2003 में पहली बटालियन लेके मैं जब वहाँ गया, 2003 में, मतलब लगभग 22-23 साल पहले की बात हाँ, है। जब शुरुआत ये ऑपरेशंस की हुई, तो 2 बटालियन छत्तीसगढ़ भेजी गई। जब भी छत्तीसगढ़ बना भी छत्तीसगढ़ जब ही था, राइट। तो न तो केंद्र सरकार के स्तर पर किसी को मालूम था कि क्या करेगी फोर्स वहाँ जाके, और न राज्य सरकार को मालूम था। मतलब ऐसी वो थी एकदम असमंजस की स्थिति कि बस आ गए हो आप। जैसे जब वहाँ गए और वहाँ के जो तत्कालीन डीजी महोदय थे, उनसे मिले कि सर हम यहाँ आए हैं, तो बोले भाई ऐसा करो आप कि, तब आप किस पोस्ट पर थे? मैं कमांडेंट, ओके, कमांडेंट था उस समय, एक पूरी बटालियन। आपको स्ट्रक्चर समझाना है सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ का मुख्य जो होती है वो, जैसे एक बटालियन होती है लगभग 1000 लोग, उसमें 7 कंपनी हैं उसमें, ठीक है, जो ऑपरेट करती हैं कंपनी, और कमांडेंट उसको ओवरऑल सब कुछ, सीईओ उसका कमांडेंट होता है। ओके। तो वहाँ जब हम पहुँचे तो उनसे कहा कि सर क्या करना है। तो एक बटालियन और हमारे साथ थी, श्री बीएस राठौर उसमें कमांडेंट थे। ओके। तो हम दोनों ही उनसे मिलने गए डीजी साहब से। तो वो बोले कि भाई ऐसा करिए आप कि एक लाइन में सब फोर्स को लगा दीजिए, और एक दिन में आप 30 किलोमीटर चलिए। 30 दिन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको भेजा है, राइट। तो 900 किलोमीटर का ये बस्तर का इलाका है, इसकी पूरी कॉम्बिंग हो जाएगी, आप भी चले जाना, हम भी चले जाएंगे। तो मुझे इतनी जोर के उनके सामने ही हंसी आई। मैंने कहा सर ये कैसे हो सकता है। उनको एक्चुअली मालूम नहीं था कि ऑपरेशंस किस ढंग से होते हैं, जब क्योंकि वो कहीं बाहर से आए थे। ओके। तो जब उनको बताया कि सर ऐसे नहीं होता है, जो ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए क्या तैयारी होती है, क्या है, अगर मान लो आप ऑपरेशंस के लिए जा रहे हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर बाई द वे कैजुअलिटी हुई तो क्या होगा, अगर बीमारी हारी हुई तो कैसे एवैक्यूएट करेंगे, सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि अच्छा फिर ऐसा करिए कि आप एक एक थाने में एक एक प्लाटून और कंपनी मतलब डिप्लॉय कर दीजिए। तो वो कर दिया गया उस समय, और फिर ऑपरेशन शुरू किए। मतलब जाते थे,
सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि उस समय तक कोई ऐसा कानून नहीं था कि इनके जो नक्सलवाद हैं, माओवादी, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मतलब गैरकानूनी घोषित ही नहीं किया हुआ था उनको। तो जब मान लो जो भी पकड़े जाते थे वेपन, तो वेपन पकड़े जाने के जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसके खिलाफ इंडिविजुअल को जेल भेजा जाता था। अदरवाइज एक जो प्लानिंग करके कि भाई हम इतने बड़े संघर्ष में जा रहे हैं तो एक प्लानिंग करके जाएं, वो न तो केंद्र सरकार की थी और न राज्य सरकार की थी। अब आप इससे यकीन लगाइए कि लगभग 700-800 किलोमीटर में, अब आप आज के डिस्ट्रिक्ट में देखिए कि महाराष्ट्र बॉर्डर पर पखानजूर एक जगह है, पखानजूर, अंतागढ़, रावघाट, नारायणपुर और फिर छोटा डोंगर, फिर भैरमगढ़ और बीजापुर, लगभग 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का ये इलाका जो मैं बता रहा हूँ किलोमीटर में हमको फैला दिया गया, जहाँ आज 70 से ज़्यादा बटालियन वहाँ डिप्लॉयड हैं। तो ये उस समय ढुलमुलपन था, मतलब कोई इच्छा शक्ति भी नहीं थी, न कोई विजन था कि भाई हमें क्या करना है यहाँ। सो बेसिकली क्या जब ऑपरेशंस मिलते हैं और आपको भेजा गया वहाँ पे, जैसे बस्तर की हम बात करते हैं, माओवादियों को लेकर आपकी क्या प्लानिंग थी, क्या स्ट्रैटेजी थी कि इनको ख़त्म करना है, पकड़ना है, किस तरह से आपने उसको ऑपरेट किया था, ऑपरेशन को? देखिए, आपको हम लोग जो भी है यहाँ संविधान के अंडर में काम करते हैं। संविधान में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। केंद्र सरकार, जो आपको आश्चर्य होगा कि जिस समय सीआरपीएफ जो बनी थी ये 1939 में बनी। उसके पीछे पर्पस ये था कि 1935 में जो एक्ट आया उसमें राज्य सरकार और यहाँ की जो फेडरल गवर्नमेंट थी इसकी सारी चीज़ें अलग अलग हो गई ताकत। तो फिर ये बात आई कि अगर किसी राज्य सरकार ने अपनी पुलिस बल को देने से मना किया, क्योंकि उस समय बहुत से रजवाड़े थे, राजा थे, नवाब थे, ये सब दुनिया जहाँ की चीज़ थी, तो उनको फोर्स कौन देगा? तो उस समय क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस नाम से एक संगठन बना। जब उसकी जो बटालियन, पहली बटालियन नीमच में रेज हुई, ठीक है, और जब आगे बढ़े हम लोग तो 47 में देश आज़ाद हुआ। तो उस समय ये प्रश्न उठा, जब संवैधानिक रूप से आपको अधिकार ही नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, उसके बारे में स्टेट निर्णय लेगी, तो फिर केंद्र में पुलिस रखने का क्या औचित्य है? तब लौह पुरुष भारत रत्न सरदार पटेल जो हमारे थे, उन्होंने कहा नहीं, हमें एक ऐसी फोर्स चाहिए जो जहां केंद्र अगर इंटरवीन करना चाहे, अगर कहीं ऐसी स्थिति होती है जहां के केंद्र को ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा हमें सीआरपीएफ चाहिए, और उसका नाम उन्होंने चेंज करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स किया, क्योंकि गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पुलिस नहीं रख सकती थी, तो वो रिजर्व पुलिस फोर्स वगैरह ये सब नॉमेनक्लेचर में आ गया। मैं वापस से एक बार फिर से मैं वही जानने के लिए बड़ा क्यूरियस हूँ, क्योंकि आपने बड़ा ऑपरेशन वहाँ पे हैंडल किया है, क्योंकि ये मायने रखता है कि 900 किलोमीटर का इलाका और एक बटालियन और पूरी सारी चीज़ें, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए वहाँ? मतलब दुनिया का कौन सा ऐसा चैलेंज है जो वहाँ नहीं था? आपका उस समय तक वहाँ ना फोन की सुविधाएं थी, ठीक है, इवन जो आपका DD1 DD2 तक वहाँ नहीं पहुँच पाता था, दूरदर्शन जो है, और आने जाने की कोई सीधी सुविधा नहीं थी। आपको जैसे अब जवान वहाँ रहेंगे, जवान कोर्सेज में जाएंगे, जवान छुट्टी पे जाएंगे, जवान सारी चीज़ें होंगी, फिर आपके पास जो फोर्स है वो लिमिटेड है, ऑपरेशन के लिए है, तो एक जगह से दूसरी जगह जब आप जाते हैं तो अब आप आईडी समझते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, मतलब जिसको कि वो आपने देखा हुआ आईईडी, तो वो कहीं भी लगा सकते थे।
भाई जब तक आप पूरी रोड को सिक्योर नहीं करेंगे तब तक आपका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। राइट। और इतनी बड़ी रोड को आप सिक्योर कर नहीं सकते। नहीं। तो केवल एक बात होती थी कि भाई अपने मूवमेंट को किस तरह छुपा के रखो। अदरवाइज उनको जैसा मालूम हुआ तो वो आपकी गाड़ियों के नीचे आईडी लगा देंगे। ठीक है। तो दूसरा, जब आप इंटीरियर में जाएंगे, क्योंकि हमने जब मैं गया था तो वहाँ डीजी साहब ने कहा कि आप हमारे इंटेलिजेंस हेड, जो वहाँ एक एडिशनल डीजी रैंक के अधिकारी थे, उनसे मिलिए। तो हम मिले कि क्या सूचनाएं हैं यहाँ। तो वो बोले कि शर्मा जी देखिए हमारे पास कोई सूचना नहीं है, आप यहाँ आए हैं, स्वागत है, और आप जो सूचना कलेक्ट करो वो हमको भी देना। ओके। जबकि प्राइमरी टास्क ये स्टेट पुलिस का होता है। राइट। लेकिन वहाँ जो एक लड़ने की वो होनी चाहिए, क्योंकि एमपी से उसी समय अलग हुआ था ये। तो वो एक जिजीविसा और एक संघर्ष वाली चीज नहीं थी। और केंद्र सरकार ने भी, केंद्र सरकार को भी अगर आप अपने बच्चों को कहीं भेज रहे हैं तो ये तो होना चाहिए कि भाई कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या चीजें हैं, वो जानकारी। तो यहाँ पे आप छत्तीसगढ़ में कितने टाइम रहे थे? छत्तीसगढ़ में 3 साल रहा। ओके, 3 साल। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप पहले 1 महीने के लिए गए थे, और वो प्लीज़ ज़रूर बताइए। शुरू में हमसे कहा गया कि आप केवल, बेंगलोर में हमारा हेडक्वार्टर था। ओके। तो ये कहा गया कि आप 1 महीने के लिए जाएंगे। तो 1 महीने वहाँ रहे। तो जिस दिन पूरा हमारा लोडिंग शुरू हो गई तो वहाँ जो है, जब हमारा सामान जो है बसों पे ऊपर हो गया और हम चलने वाले थे, लोग हमारे जवान बसों में बैठ गए थे, तब मैसेज आता है कि नहीं, आपका 3 महीने के लिए इसको बढ़ाया जाता है। ओके। फिर धीरे धीरे करके 3 साल पूरा समय हुआ। सो 3 साल में आपका क्या, माओवादियों को लेके ऑपरेशंस आपने चलाए, किस तरह से आपने क्या क्या कार्रवाइयाँ की और क्या सफलता मिली, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि माओवादी एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि बस्तर हो या बिहार के कुछ इलाके की हम बात कर लें, या जितने भी नक्सली इलाके हैं, उसमें बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं, जहाँ की सिक्योरिटी रीजंस की वजह से लोकल पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, या और भी जो भी बल हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, चाहे इलेक्शन करवाना हो, चाहे कुछ भी चीज़ें करवानी हो, क्योंकि नक्सलवादी जो भी होता है वो पूरी तरह से एंगेज्ड होता है। तो उस ऐसी फेज़ में, और साथ में आपके पास सुविधा नहीं है, प्रॉपर जो आपको बल चाहिए, जितने लोग चाहिए वो नहीं है, ऐसे में वहाँ जाके और ऑपरेशन करना, तो क्या सफलताएं मिली आपको? कौन कौन से ऑपरेशन सफल हुए? 1-2 के बारे में बिल्कुल मैं जानना चाहूँगा आपसे। जैसे हमें हमारा नुकसान भी हुआ, क्योंकि ऑपरेशंस इस तरह के थे जहाँ के मैंने बताया कि आपके पास फोर्स की कमी है, मूवमेंट आपको करना है। हमारे एक 2 कमान अधिकारी ने बड़ी वीरता से लड़े थे, लेकिन वो शहीद हुए। और हालांकि उनको फिर उनकी वीरता को देखते हुए उनको और उनके साथियों को उस समय हमारी बटालियन को राष्ट्रपति का वीरता पदक से सम्मानित किया गया। आपको भी उसके लिए सम्मान मिला था? उसके बारे में दूसरा ऑपरेशन था। ठीक है। लेकिन वहाँ तो ऐसा था कि जो अबूझमाड़ इलाका है, अबूझमाड़ जो इलाका है, जिसको कहते हैं जिसे बूझा न जा सके, जिसके बारे में जानकारी ना हो, ठीक है, तो वो ऐसे इलाके में हम ऑपरेशंस में जाते थे। वो पूरा इलाका जो था, वो जो नक्सलवादी और माओवाद तो एक ही चीज़ है, बस नक्सलवादी इसलिए कहते हैं कि नक्सलवाड़ी जो वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पहले कानून सान्याल वगैरह इन लोगों ने वहाँ शुरुआत की और एक जगह पूरी अपना कब्जा कर लिया, थाना वाना लूट के। तो वहाँ से इन अपने को नक्सलवादी फिर इसको कहने लगे, है माओवादी प्रॉपर इसका सही चीज़ है। तो ये जो पूरा जहाँ प्रेजेंस ही नहीं थी पुलिस की, देखिए हम जब इंटीरियर इलाके में वहाँ जाते थे ऑपरेशन करने, तो इन्होंने बड़े बड़े अपने स्मारक बना रखे हैं, जो भी उस तरह का, ये वहाँ के गरीब और जो निरक्षर
हमारे आदिवासी भाई हैं उनको अपने साथ जबरदस्ती लेके आते थे, ताकि अगर गोलीबारी में एक दो मर जाएं तो उनके लिए ये स्मारक बनाते थे। ओके, ठीक है। अच्छा, वहाँ क्योंकि पुलिस इंटीरियर में कभी नहीं गई थी, पुलिस भी नहीं गई थी, प्रशासन की तो बात छोड़िए, तो उन्होंने कुछ इस तरह का जो प्रशासन है वो देखा नहीं था। तो जो ये माओवादी हैं, ये यूनिफॉर्म पहन के जाते थे तो ये अपने को ही सरकार बताते थे। ओके, ठीक है। और इन्होंने उनके ऊपर एक तरह से पूरी तरह से कब्जा कर लिया। ठीक है। हर एक चीज़ उनको, उनकी हर एक गतिविधि पर, हर एक चीज़ों पर इनका नियंत्रण हो गया। ओके, ठीक है। और इनका पर्पस यही था कि इनको बिल्कुल इनके ऊपर कंट्रोल करके रखो और धीरे 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 जो फिर यहाँ पूरे राज्य सरकार को झुका लो। ओके, उनका तो पर्पस ये था कि पूरे राइट। सरकार को अपने काबू में लाना है, अपनी सरकार बनानी है, और वो बंदूक की नोक पर बनानी है। नहीं तो लोकतंत्र में तो आप खुलेआम आइए, अगर आप जनता को प्रेरित कर सकते हैं तो प्रेरित करिए और आप अपनी सरकार बनाइए। राइट। तो वो उनका पर्पस नहीं था, वो ताकत के बल पर, बंदूक के बल पर जनता को अपने नियंत्रण में रख के और सत्ता में आना चाहते थे। बिल्कुल। अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, पूरी तरह से ये टारगेट रखा गया है। क्या लगता है कितनी सफलता मिलेगी इसमें? 100% सफलता मिलेगी, क्योंकि संकल्प ले लिया ना सरकार ने। भाई, जब सरकार ने संकल्प ले लिया और तो सुरक्षा बल उसके लिए तैयार थे। सुरक्षा बल तो शुरू से तैयार हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 70 बटालियन वहाँ हैं। अंदरूनी इलाके में जहाँ पहले हम ऑपरेशन करने जाते थे तो वहाँ तक पहुँचना अपने में एक बहुत बड़ी समस्या होती थी। बीच में, अब आप पूछ रहे थे क्या समस्याएं होती हैं, जंगल है, घनघोर जंगल है। राइट। आपकी गतिविधि को वो देख सकते हैं, क्योंकि जो भी आदिवासी है उसको तो आप आदिवासी के रूप में लेंगे। राइट। वो उनका अगर मुखबिर उन्होंने बना रखा है बंदूक के, तो वो उनको बता देगा भाई ये आने वाले हैं। और आईईडी जो है उसमें 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है लगाने में। उन्होंने नीचे लगा दिए, आपके नुकसान हो गया, आपको वापस आना पड़ेगा अपने साथी को लेके। ठीक है। फिर जगह जगह गड्ढे खोद के कील लगा देते हैं। हाँ। जैसे आप ऊपर उसके वो रख दिया, पत्ते वत्ते रख दिए, आपका पैर पड़ा और पूरे इतनी लहूलुहान हो गए, जूते में होके कील निकल जाती है। राइट। बच्चों को उन्होंने सिखा रखा है कि भी बताइए, सूचना मिल जाएगी। फिर पूरा पहाड़ी इलाका है उस तरह का, तो वो एम्बुश भी करते थे। फिर वहाँ आप जाएंगे, कितने दिन के लिए जा सकते हैं? 5-6 दिन के लिए जाएंगे, 5-6 दिन के बाद आपको वापस आने ही आना पड़ेगा। भाई, कितने रास्ते हो सकते हैं आपके आने जाने के? 1 या 2। राइट। उनको दोनों पे वो लगा सकते हैं एम्बुश। तो अब जब सरकार ने ये संकल्प ले लिया कि हम इसको खत्म करेंगे, तो अंदरूनी इलाके में जहां पहले उनका वर्चस्व था माओवादियों का, नक्सलवादियों का, अब सीआरपीएफ ने वहां कैंप लगा दिए हैं। अभी आपने सुना होगा कि कर्रेगुट्टा में एक ऑपरेशन हुआ। हाँ। जहां की भारी मात्रा में लेथ मशीन पकड़ी गई, हथियार पकड़े गए और टनों खाद्य सामग्री पकड़ी गई। और वो ऐसी जगह था ऊपर ले जाके जहां की आम आदमी को चलना मुश्किल है, वहां वो लेथ मशीन ले जाके उन्होंने लगा ली थी। तो जब ये एक बार सरकार ने लिया डिसीजन, तो अब सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी कह दिया कि अब के राम काज की ने बिना मोए कहाँ विश्राम। तो लेकिन एक बड़ा सवाल आता है कि जब सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है, भारत की सीमाएं सब पूरी तरह से सील हैं, सारी व्यवस्थाएं सब बढ़िया हैं, तो इनके पास जाहिर सी बात है कि वैलिड हथियार तो होते नहीं होंगे, इनवैलिड हथियार ही होते होंगे। तो ये हथियार क्या बाहर से आते हैं, कैसे, या अंदर ये डेवलप करते हैं, किस तरह से बनते हैं ये हथियार, इनके पास से कैसे पहुंचते हैं? शुरू में इन्होंने नयागढ़ में, उड़ीसा में एक पूरी आर्मरी लूटी थी। उसमें से 400 राइफल ये लूट के ले गए थे। ओके। उसके बाद
जैसे सीआरपीएफ के भी काफ़ी हमारे साथी शहीद हुए, उनके हथियार लूटे, काफ़ी हथियार लूटे, फिर ये खरीद के भी लाते हैं। फिर जैसे मैंने बताया लेथ मशीन है, उससे बना लेते हैं ये, मतलब ये रॉकेट वगैरह छोटे, मतलब उस साइड टाइप के बनाने लगे। फिर वहाँ पूरी माइंस हैं, तो माइंस में जो डेटोनेट करने के लिए एक्सप्लोसिव जाता है उसको वहाँ से लूट लेते हैं। उसको लूट के आईडी वगैरह बना लेते हैं। तो पूरा सिस्टम इनके पास, एक इकोसिस्टम इन्होंने बना लिया है। अब जैसे वायरलेस हैं, ये सब कुछ इनके पास हैं, ये बाहर से भी खरीदते हैं, क्योंकि हमें कई सेट ऐसे मिले हैं जो कि विदेश से आए हैं। तो ये पकड़े नहीं जाते उसमें विदेश से? देखिए, आप एक तरफ आपका लिबरलाइजेशन होता है। अब जैसे ये आपके ड्रोन हैं, अब यहाँ शादियों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, सब चीज़ें हैं। तो एक तरफ लिबरलाइजेशन चल रहा है, तो पूरे वो जो आप सोच रहे हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि स्मगलिंग वगैरह तो देखिए कितना भी आप कर रहे हैं वो हो जाती है। सो कश्मीर पे आते हैं सर। कश्मीर अपनी जन्नत कहते हैं उसे, हिंदुस्तान का मुकुट, जैसे कि आपने उसे बोला है कश्मीर को। कश्मीर में आपकी पोस्टिंग रही है, कि पोस्टिंग उस टाइम में रही है जब कश्मीर में टेररिज्म और ये सब चीज़ें जो थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीक पे था। किस तरह से आपने उसको हैंडल किया था? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि उस समय ये जो आतंकवाद है वो शुरू हुआ, और ये दुर्भाग्य कहेंगे देश का, जैसे अभी हम लोग जब बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ की, LWE की इलाकों की, जैसे सरकार की अनिश्चितता और वो सब कुछ वहाँ था, उससे ज़्यादा कश्मीर में था। कश्मीर में जब हम गए थे वहाँ, जैसे सोचिए मई में हम लोग वहाँ पहुँचे, मई 89 में, तब तक ये था कि ये पीस स्टेशन है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जब 13 अगस्त 1989 को हमारे ऊपर अटैक हुआ, हमारे 3 साथी शहीद हो गए, 10 साथी इंजर्ड हो गए, खानियार एक इलाका है वहाँ, तब थोड़ी सी बातें हुई। तब उसके बाद फोर्सेज वहाँ जाना शुरू हुई, सीआरपीएफ की 4-5 बटालियन फिर वहाँ पहुँची। जब रूबिया किडनैपिंग हुई और लाखों लाख लोग सड़क पे आ गए, लेकिन तब तक भी सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि इसको आंदोलन को सख्ती से कुचल दो। उस समय तक भी ऐसा नहीं था। बस ये था, हम खुद अपनी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सूचना नहीं थी। जब जो वहाँ गवर्नर साहब जगमोहन साहब गए, तब उन्होंने थोड़े ऑपरेशन शुरू करवाए। हम लोगों ने, मतलब जो कहते हैं कि बिल्कुल अंधेरे में जैसे चलते चलते फिर एक पकड़ा आतंकवादी, उससे फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसको करके फिर हमने इनकी जो एक पूरा नेटवर्क था उसको ध्वस्त किया। सो कश्मीर में एक फिल्म बनी थी कश्मीर फाइल्स के लेकर, उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखी, कश्मीरी पंडितों को लेकर जो चीज़ें दिखाई गई हैं। आपको क्या लगता है, क्या फिल्म में जो दिखाई गई चीज़ें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पूरे देश में कंट्रोवर्सी हुई थी, क्या फिल्म में जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो सही हैं, या हालात कैसे थे? हालातों को लेकर जो फिल्म बनी है उसमें क्या कितना मैच करती है वो? उसमें बहुत कम दिखाया गया है जो अत्याचार वहाँ हुए हैं। जिस तरह से वहाँ जैसे गिरजा टिक्कू को काट दिया गया, आरी में रख के काट दिया, दूसरे घरों से उनको निकाल के भेजा। मैं तो करण नगर में, हमने उसके बाद जब ये हुआ तो ऑपरेशंस किए, तो जो वहाँ हिंदू भाइयों के घर थे, वहाँ हम जब जाते थे तो जैसे घर है ये आप जहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये घर है। तो जैसे एक मान लो कैलेंडर एक हिंदू देवी देवताओं का लिखा है, तो वहाँ गाली लिख देंगे, वहाँ गलत चिन्ह बना देंगे, वहाँ ये कर दिया, घर को पूरा लूट के ले गए, सारी चीज़ें तहस नहस कर दी। तो जो दिखाया गया है वो कम दिखाया गया है, उससे ज़्यादा अत्याचार वहाँ हुआ। और केंद्र सरकार भी बिल्कुल सो रही थी, और राज्य सरकार तो आप सोच लो कि क्या होगी। तो वहाँ का जो कंट्रोवर्सी की बात करते हैं वही लोग करते हैं जिनको कि बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं है। अन्यथा वहाँ एक तरह से नरसंहार हुआ है।
हिंदुओं का नरसंहार होकर निकाल दिया गया। मस्जिदों से नारे लगते थे कि भाई यहाँ से जाओ, अपनी बहन बेटियों को छोड़ के चले जाओ। अब जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। Right. जब जब तक कि राज्य सरकार हमसे ये नहीं कहेगी कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो, तो कैसे करेंगे कार्रवाई? जो भी हम एक्शन लेते थे, जो भी काम करते थे, बाद में आतंकवादी तो हमको स्टेट पुलिस को ही सौंपने पड़ेंगे ना। राइट। वहां जाते ही उनकी वो मस्त हो जाते थे। भाई किसको आज तक आप मुझे बताइए कि किस कश्मीरी आतंकवादी को, या जो डायरेक्ट एनकाउंटर में मर गया उसकी तो बात छोड़िए, एक को बताइए कि इसको फांसी हो गई, वो भी दिल्ली पार्लियामेंट वाले उसमें हुई है, वो भी दिल्ली के लिए हुई है। कश्मीर में आप बताइए, नाम बताइए, और मैं आपको 20 नाम वो दे दूं जिसमें BSF को या CRPF को, उनको किसी को डिसमिस होना पड़ा, कुछ किसी को 10 साल की सजा हुई, आर्मी वाले को भी 1-2 को हुई है। ओके। हाँ, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि इसके लिए तत्कालीन केंद्र सरकार और राज्य सरकार और पूरा हमारा ढांचा ये जिम्मेदार है। हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, केवल संकल्प शक्ति की कमी थी हमारे पास। ओके। कश्मीर को लेके ये आप कौन से सन की बता रहे हैं आप? मैं 89, 90, 91 के आसपास के। तो ये आपका अचानक से कश्मीर पहुंचना कैसे हुआ था इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए? ऐसा हुआ कि जब फोर्सेज होती हैं, तो जैसे पंजाब उस समय बहुत हॉट था। हॉट से मतलब ये है कि वहाँ रोज गोलीबारी होती थी, रोज हमारे भी लोग साथी शहीद होते थे, आतंकवादी भी मारे जाते थे, तो वहाँ बहुत हालात उस समय खराब थे। कश्मीर से पहले आप पंजाब में थे? जो ब्लू स्टार 84 में हुआ था, तो 89, 87 में हम पंजाब पहुंचे थे। तो वहाँ आतंकवाद वहाँ जो है चरम पे था पंजाब में। तो जब हमारी बटालियन जो थी उसने बेहतरीन काम किया वहाँ, मतलब दसियों आतंकवादियों को मारा, सैकड़ों हथियार बरामद किए, तो पुरस्कार स्वरूप उन्होंने कहा भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, आप कुछ दिन आराम करो तो कश्मीर चले जाओ। तो इस समय उसमें हम लोग कश्मीर गए थे। ओके। सो मैं पंजाब की बात करूंगा, लेकिन मैं वापस से कश्मीर पे आता हूँ। कश्मीर में कई सारे ऑपरेशंस आपने लीड किए हैं, और कश्मीर में एक ऑपरेशन के लिए आपको अवार्ड भी मिला है। नहीं, मुझे ये थोड़ा सा, अब मैं बाद में बात करूंगा कि कश्मीर में मैं और मेरे साथ मेरे जो बैच के अधिकारी अधिकांश वहाँ ऑपरेट करते थे, हम लोगों ने उस पूरे आतंकवाद की कमर तोड़ी। जो 18th बैच है CRPF का, उस समय, और बाकी हमसे जूनियर बैच भी उसके बाद आ गए थे, और हम सब लोग मिलके काम करते थे। लेकिन उस समय तक कश्मीर में किसी को भी कोई मेडल की न तो हमें चिंता थी, न हमारे पास इतना समय था, क्योंकि हम लगभग 24 में से 20 घंटे काम करते थे वहाँ। ओके। सो आपने वहाँ पे जिस तरह से ऑपरेशंस को हैंडल किया, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज़्यादा आतंकवाद था वहाँ पे, वहाँ के लोग भी, सरकार भी, जैसे आपने बताया, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वहाँ के लोग मतलब उतने सपोर्टिव नहीं थे। और जिस तरह से हमने देखा है कि धारा 370 से पहले कि वहाँ पे जवानों को पत्थर मारे जाते थे और जवान कुछ भी रिप्लाई नहीं कर पाता था, ये हमने फिल्मों में देखा। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें पूरी सच्चाई है। ऐसा है कि जब हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किए थे, कोई एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ बताइए। हमने जब वहाँ ऑपरेशन शुरू किए तो उस समय बहुत ही, जो भारत के एक तरह से उनको भारत रत्न भी मिलना चाहिए, जगमोहन साहब को, वो वहाँ गवर्नर थे। ठीक है। तो उन्होंने सख्ती से आदेश दिए कि भाई इस आतंकवाद को कुचल दो, और जो हत्यारे हैं आतंकवादी हत्यारे, उनको जस्टिस तक लेके आओ। जैसे वहाँ वाइस चांसलर थे कश्मीर यूनिवर्सिटी के, उनको मार दिया गया था। ऑल इंडिया रेडियो के वहाँ के डायरेक्टर जो थे, उनको मार दिया गया था। मीर मौलवी एक वो था वहाँ, MLA था, उसको फांसी लटका दी थी। तो वो बहुत बड़े स्तर पे ये सब कुछ चल रहा था वहाँ। तो
हम लोगों ने जब वहाँ काम करना शुरू किया, सैकड़ों की संख्या में ये आतंकवादियों को पकड़ के स्टेट पुलिस के माध्यम से जेलों में पहुंचाया, तो फिर वहाँ कानून का शासन थोड़ा कायम हुआ। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि फिर शुरू में तो ये सब जो आप बात कर रहे हैं ये थी, ठीक है, लेकिन हम लोग सख्ती भी करते थे। लेकिन जब 2003 में ये जो शहीद साहब आ गए, जो जबकि 1991 में जब रूबिया किडनैपिंग हुई थी तो गृह मंत्री थे भारत सरकार में वो बाद में वहाँ कश्मीर में सीएम बने, तो उन्होंने एक नीति चलाई हीलिंग टच की। हीलिंग टच में ये था कि आतंकवादियों के साथ अच्छा व्यवहार करो। ओके। और उन्होंने बड़ी संख्या में आतंकवादियों को छोड़ दिया। और साथ ही साथ ये भी हुआ कि कहीं कोई मान लो कोई बात है तो पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए। ओके। तो उससे आतंकवादियों का मनोबल बढ़ गया, राइट, कि भाई ये तो सरकार तो हमारी है। तो वो पुलिस पे, जो आदमी पुलिस पे गोली चलाते हुए पकड़ा गया है, जिसके पास AK-47 पकड़ी गई है, जिसके पास हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है, जब उन लोगों को छोड़ दिया गया तो उनका मनोबल ऊंचा हो गया इससे। तब ये पत्थरबाजी और सब शुरू हो गई। तो ये पत्थरबाजी तो 2019 तक, जब तक ये लागू नहीं हुआ, आपका 370 नहीं हटा, 35 और 370, जब तक वहाँ पत्थरबाजी होती थी, पुलिस वगैरह, क्या करोगे आप? राइट। तो ये सब सरकार की ढुलमुलपन थी। तो क्या कारण है कि सरकार हो या वहाँ का लोकल पुलिस प्रशासन है और सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रही है, उनको बचाने की कोशिश कर रही है, पुलिस और सुरक्षा कर्मियों पे केस किए जा रहे हैं? क्या बड़ी वजह है इसकी? नहीं, देखिए, अब तो ऐसी स्थिति नहीं है। नहीं, मैं उस समय की बता रहा हूँ। स्थिति ये थी कि जैसे मैंने फिर कहा, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। राइट। ठीक है। अब पुलिस जो है, जो भी राज्य सरकार है, जो भी चीफ मिनिस्टर है, उसके अंडर में है। मान लो उनको वहाँ मान लो कि गवर्नर रूल लगा भी दिया उस समय, तो उनको मालूम है आज नहीं तो कल हटेगा, फिर ये अब्दुल्ला फैमिली आएगी या सईद की फैमिली आएगी, इन्हीं पे काम करना है, इन्हीं से हमें पोस्टिंग मिलनी है, इन्हीं से हमें सारी चीज़ें सुविधाएं मिलनी है, इन्हीं के थ्रू करेंगे। तो जो भी आतंकवादी पकड़ा जाता था, जो भी ये पत्थर फेंकने वाले पकड़े जाते थे, इनको तुरंत इधर पकड़ के दो आप, शाम को अपना छूट जाते थे वो लोग। वो जो एक ये होनी चाहिए कि अगर आपने आतंकवाद किया तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, ये संकल्प शक्ति उस समय नहीं थी। ओके। सो आपने दोनों गवर्नमेंट्स के साथ काम किया है। आप कांग्रेस के टाइम पे भी आपने पोस्टिंग ली है और वहाँ पे काम किया है। उसके बाद वहाँ पे भी जो लोकल स्टेट की जो गवर्नमेंट थी वो भी बदली है। अभी में आपने 2014 से और 2021 तक भी, आप 21 में रिटायर हुए हैं, क्या बदलाव देखते हैं कांग्रेस के लॉ एंड ऑर्डर और ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने में और बीजेपी के लॉ एंड ऑर्डर और इन सारी चीज़ों को मैनेज करने में? मतलब अगर पूछा जाए कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का अगर पूछा जाए तो क्या आपका रिप्लाई होगा उसमें? देखिए, 2014 से 2019 तक तो ज़्यादा सरकार की तरफ से कोई सख्ती या कोई ऐसा बिल्कुल चेंज वाली बात नहीं थी। जैसा कांग्रेस शासन में होता था वही बीजेपी का 2014 से 2019 तक चलता रहा। ठीक है, क्योंकि वहाँ ये जो ये क्या थी, मुफ्ती सईद, वो चीफ मिनिस्टर थी, बीजेपी के सपोर्ट से थी। तो और वो उनका, क्योंकि उनको वोट चाहिए, तो वो कोई ऐसा एक्शन नहीं ले सकती थी जो कि वहाँ की जनता जिसको न पसंद करे, जो आतंकवादी। भाई इतने दिनों तक आतंकवाद बिना जनता के सपोर्ट के नहीं चल सकता। राइट। महीनों महीनों तक बंद बिना जनता के सपोर्ट के नहीं हो सकता। ये चीज़ समझनी पड़ेगी। जब हम वहाँ गए थे 89-90 में, तो बटमालू बस अड्डे पे आवाज़ लगती थी, सोपुर, कोपुर
ओपुर मतलब सोपुर चलिए आप, जो सोपुर जो वहाँ का सेब का सेब वो के है, लिए बड़ा प्रसिद्ध है वो। कोपुर माने कुपवाड़ा, कुपवाड़ा। और ओपुर माने उस पार जाना है। तो यहाँ से बसों में आवाज लगती थी बटमालू पर। तो ये तो पूरी एक तरह से जो इकोसिस्टम था, पूरा जन समर्थन उनको पूरा उन्होंने, पाकिस्तान ने ऐसा रच दिया था, डरा दिया था लोगों को, एक भ्रमजाल फैला दिया था, उनके दिमागों को प्रदूषित कर दिया था। भाई जिस देश में आपके हजारों लोगों को और मार के भगा दिया जाए सरकार के होते होते, तो फिर आप क्या कहोगे? राइट। तो फिर उनको लगने लगा कि भाई हमारा तो शासन आ गया यहाँ। वहां तो इस तरह लगता था ये यूएन का अब हटाया है इस सरकार ने, नहीं तो वहां यूएन के पास रोज चार्टर लेकर ये पहुंचते थे और वहां इस तरह की रूमर चलती थी। अब 10 दिन बाद ये हम आजाद हुए, 15 दिन बाद हम आजाद हुए, 20 दिन बाद हम आजाद हुए। तो एक भ्रमजाल जो पैदा कर दिया, बिल्कुल अंधा कर दिया वहां के लोगों को, वो तो इन सरकार की ढुलमुलपन की नीतियों से ही हुआ। बिल्कुल नहीं, सरकार के पास मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं कि इस समय भी नहीं है सरकार के पास रिसोर्सेज की कमी, उस समय भी नहीं थी। सरकार बहुत ताकतवर थी, संसाधनों की बहुतायत थी, लेकिन केवल और केवल संकल्प शक्ति की कमी थी, जो अब दिखती है कि हां अगर आप करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल ये चीज है। धारा 370 को लेकर आप क्या देखते हैं, क्योंकि आपने पहले भी काम किया है और 370 के बाद भी आप 21 में रिटायर हुए हैं, तो 2-3 साल का आपका एक्सपीरियंस रहा है। किस तरह से देखते हैं धारा 370 को हटने को लेकर? बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, तमाम प्रोटेस्ट और बाकी सारी चीज़ें हुई। धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? धारा 370 तो बहुत पहले हट जानी चाहिए थी। धारा 370 तो लगनी ही नहीं चाहिए थी। भाई अंबेडकर साहब ने कहा ही कि भाई ये क्या कर रहे हो, भाई ये तो चोरी दरवाजे से लगा दी थी, इसीलिए तो हट गई 370। भाई 35 से और ये सब लेके आए थे, जो कि हमारे संविधान में बाकायदा पास भी नहीं हुआ था बिल, ये तो बाद में लगाई गई ना सारी चीजें। तो इससे देखिए, भारत का अभिन्न अंग है जो कश्मीर है। कश्मीर दुनिया की कोई ताकत उसको ये चाहे कि साहब वहाँ अलग कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ का हर एक नागरिक जो है उसके लिए अपनी प्राणों की आहुति देने को तैयार है। कश्मीर के लिए बिल्कुल स्पष्ट है। 370 से मनोवैज्ञानिक रूप से उनको ये बताते थे साहब तुम बिल्कुल अलग हो, ये अलग हैं। ये भावना कायम रखने में 370 ने बहुत बड़ा जो कहते हैं एक भूमिका निभाई, एक गलत भूमिका निभाई, जिसने कि कश्मीर को यहाँ से अलग रखा। यहाँ के जो नियम कानून थे, जो पूरे सोसाइटी को एक करने के लिए थे, वो वहाँ लागू नहीं होते थे। अब आपको इससे ज़्यादा और क्या होगा कि वहाँ की लड़की ने अगर कोई गैर कश्मीरी से या वहाँ के जम्मू कश्मीर के अलावा कहीं शादी कर ली तो उसका वहाँ प्रॉपर्टी में राइट ख़त्म कर देते थे। भाई केवल एक चीज़ नहीं थी कि भाई ज़मीन नहीं खरीद सकते, हालांकि ज़मीन अब भी कोई नहीं खरीद रहा वहाँ, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। और ये लगनी नहीं चाहिए थी, लगा भी दी गई तो 2-4 साल बाद ख़त्म हो जानी चाहिए थी, अब ख़त्म हुई है। बहुत अच्छा हुआ है, मनोवैज्ञानिक रूप से ये बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल। सो आपने जिस तरह से बताया कि 370 से पहले और ये सारी चीज़ें रही हैं, अगर ग्राउंड लेवल की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में एक हादसा हुआ है, एक बड़ी दुर्घटना हुई है, आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम वाला। पहलगाम को लेकर बड़ी चर्चा हुई कि सुरक्षाकर्मी वहाँ होने चाहिए थे, टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने नहीं किया ऐसा, जबकि ये तब हुआ जब 370 बहुत पहले हट गई थी। कई साल गुजर गए 370 हटने के बाद, जम्मू कश्मीर में छोटा मोटा भी कुछ नहीं हो रहा था, बिल्कुल शांति बनी हुई थी। ऐसे में इतना बड़ा अटैक हुआ, कैसे संभव हो पाया ये? देखिए, जो आतंकवाद पर काबू हुआ है, आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ कश्मीर में, एक तो बात आपको माननी पड़ेगी। बिल्कुल। दूसरी बात यह है, क्योंकि
कश्मीर का जो बहुत सारी अर्थव्यवस्था का आधार टूरिज्म है, राइट। वहाँ लोग जाते हैं तो उनको शिकारी में घुमाते हैं, तो शिकारी वालों का रोजी रोटी चलती है। होटलों में रुकते हैं तो होटलों वालों की रुकती है। फिर जो हैंडीक्राफ्ट खरीदते हैं उनका चलता है। इस तरह एक पूरा इकोसिस्टम बना, उनका इसी पर चलता है। करेक्ट। तो अभी तक इवन आतंकवाद जब चरम पे था तब भी किसी आतंकवादी ने, एक या दो घटनाएं तो छोड़ दीजिए, जो टूरिस्ट थे उन पर अटैक नहीं हुआ था। तो सरकार भी यह मानकर चल रही थी कि जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, वो इस तरह की गतिविधि नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीधा सीधा यहाँ की रोजी रोटी पर प्रहार होगा। सरकार ने ये नहीं सोच पाई, तो उसका ये, क्योंकि अभी तक हुआ भी नहीं था, तो ये थोड़ी सी बात हो गई कि वहाँ जहाँ बैसरन घाटी में, जहाँ की आप पहलगाम की बता रहे हो, थोड़ा सा जो मुख्य रोड है उससे ऊपर जाके करीब 7-8 किलोमीटर ऊपर जाके ये जगह थी जहाँ की कुछ लोग घूमने जाते थे, तो वहाँ ये इंसिडेंट हो गया। देखिए अभी भी जो टूरिस्ट हैं वो जगह जगह होटलों में दूर दूर जाके रुकते हैं। राइट। सब जगह तो सरकार कुछ कर नहीं, मतलब कोई भी सरकार हो, XYZ कहीं की भी सरकार हो, वो ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर जगह हर एक टूरिस्ट को पूरी तरह सुरक्षा दें। लेकिन हाँ, ये जो था, ये इस तरह का मैं जो सोचता हूँ, अब वो तो वहाँ जो वर्तमान में अधिकारी हैं वो इसका सही जवाब देंगे, लेकिन मेरे विचार से, क्योंकि सरकार ने भी सोचा नहीं था कि यहाँ अटैक हो जाएगा, ये वजह मैं देखता हूँ। जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद वहाँ पे जो लोग थे, जो लोकल सिविलियंस हैं या रहने वाले हैं, उन लोगों ने पूरा सरकार का समर्थन किया और जो वहाँ पे लोग फंसे हुए थे उनके लिए बहुत सारी हेल्प की। क्या आपके समय में भी वहाँ का जो लोकल पर्सन है, लोकल सिविलियन है, वो उसी तरह से हेल्प आउट करता था या कुछ अलग विचारधारा थी? नहीं, देखिए वहाँ पूरी तरह से जो जनता है, चाहे तो कहिए कि हथियार के जोर पे कैसे भी, उनको समर्थन अब भी मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप ये सोचिए, कोई हेलीकॉप्टर से तो आतंकवादी आए नहीं कि हेलीकॉप्टर से आए, उन्होंने मारा और चले गए, ऐसा नहीं है। वो यहाँ आए होंगे, यहाँ रुके रहे होंगे, ये आतंकवादी घटना करने के बाद, निर्दोषों की हत्या करने के बाद फिर वो वहीं रुके हैं जाके जगह जगह। उनको खाना चाहिए, उनको छुपाव चाहिए, उनको 10 तरह की बातें और सुविधाएं चाहिए। वो कौन देता है? जो यहाँ के लोग हैं, लोकल लोग देते हैं। तो सरकार जब तक इस इकोसिस्टम को पूरी तरह से नहीं तोड़ेगी, जो वहाँ के आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी वही व्यवहार नहीं होगा जो आतंकवादियों के साथ हो रहा है। उनके ऊपर भी वही धाराएं नहीं लगाई जाएंगी जो आतंकवादियों के ऊपर लगाई जा रही हैं। उनके ऊपर भी, उनको भी उसी तरह नष्ट नहीं किया जाएगा जिस तरह के आतंकवादियों को किया जा रहा है। तब तक ये असंभव है कि वहां आप इकोसिस्टम खत्म कर दे। जैसे टीबी हो जाती थी, ट्यूबरकुलोसिस, राइट। अब आपने दवाई दी, आधी दवाई दे दी, उसके बाद छोड़ दी, तो क्या फिर तो पनप जाएगी वो? फिर वो ऐसा होता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। जैसे आपने कहा, हमने शुरू में इनको खत्म किया, जो आतंकवादियों को भी मारा और उनके सपोर्टर थे उनको भी काबू में किया। तो पत्थर डरते थे कि भाई अगर पत्थर फेंकोगे तो ये मारेंगे। लेकिन उसको खत्म करने के बाद वो जो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, उन्होंने ये हीलिंग टच की पॉलिसी चला दी और आतंकवाद को बढ़ावा दे दिया। फिर दोबारा हो गया। फिर दोबारा जब ये अमरनाथ जी वाला केस हुआ, उसमें लाखों की संख्या फिर आ गई सड़कों पर। फिर सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। भाई आप कहिए तो, मैंने जब हमने आतंकवादियों को पकड़ा तो वो ये कहते थे, बोले साहब आपने शुरू में अगर सख्ती से मना किया होता कि आतंकवादियों को हम कुचल देंगे तो आतंकवाद नहीं होता। लेकिन वो तो आतंकवादियों से बात करने की बात थी। आतंकवादी आके यहाँ प्रधानमंत्री से मिलते थे,
तो ये जो शक्ति दिखानी चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार बहुत सख्त है, वो अभी भी हालांकि सख्त है सरकार, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो एक इकोसिस्टम को नष्ट करने वाली बात होनी चाहिए वो अभी भी कमी नजर आती है। ये सोचते हैं कि विकास 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 करके और ये उनका दिल जीत लेंगे, जबकि ये होना नहीं है। आपको इनको एकदम जैसे ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करते हैं, टीबी को खत्म करते हैं और सख्त दवाई देते हैं, उसी तरह इनको लास्ट जब तक वायरस और जो सब कुछ मर नहीं दो, उसको मार नहीं दो, तब तक ये आतंकवाद नहीं खत्म होगा। बिल्कुल। सीआरपीएफ और वहाँ पे बाकी की जो बटालियंस हैं उनके लिए क्या चैलेंजेस रहते हैं सबसे बड़े? क्योंकि मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि पहलगाम हमले के टाइम पे ये बात उठी थी कि ये टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं थे, वहाँ सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं पहुँचे, बहुत टाइम से पहुँचे, जबकि वहाँ पे तो खास तौर पर होने चाहिए थे। तो सीआरपीएफ या जो भी सुरक्षाकर्मी हैं उनके सामने सबसे ज़्यादा बड़े चैलेंजेस क्यों रहते हैं? देखिए, आपको और आपके माध्यम से मैं बाकी सब लोगों को भी ये बताना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। चुनावों में भी पहले सीआरपीएफ जाती थी, तो चुनावों में भी उसको वहां इस्तेमाल करते थे जहां उनको कोई वोट की गड़बड़ी नहीं करनी हो। जहां वोट की गड़बड़ी करनी होती थी वहां सीआरपी को भेजते ही नहीं थे। इसी तरह सीआरपीएफ जब तक कि एक स्पष्ट निर्देश नहीं दिए जाएं, क्षेत्र नहीं बांटा जाए, तब तक सीआरपीएफ अपने आप निर्णय नहीं लेती है। ये निर्णय वहां की राज्य सरकार को लेना था कि भाई बेसरन घाटी में टूरिस्ट जा रहे हैं, वो दूर है, वहां ये हो सकता है, तो वहां आप फोर्स लगाओ, तो फोर्स उसको सुरक्षित करती। राइट। ये समझना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट की जिम्मेदारी है। ये जो संविधान है वो स्टेट का, उसने संविधान ने स्टेट को ये जिम्मेदारी दे रखी है, स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को ये जिम्मेदारी दे रखी है। सीआरपीएफ को अगर ये कहा होता कि भाई ये क्षेत्र आपका है, आप यहाँ की सुरक्षा करिए, करते हैं, जहाँ हमें जिम्मेदारी है हम 100% सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। सीआरपीएफ एक मतलब ऐसा बल है जो कि आगे आने वाला इतिहास इसके साथ न्याय करेगा कि कितना मतलब बलिदान करके इसने देश का एकीकरण और एकता को सुनिश्चित रखा है। बिल्कुल, आपका जो बलिदान है और जो एफर्ट्स हैं वो बिल्कुल प्राइजलेस हैं, इसमें नो डाउट, क्योंकि जब सीमाएं और इस तरह के जो आतंकवाद हैं, आंतरिक सुरक्षा है, उसको आप लोग कंट्रोल करते हैं, तभी 140 करोड़ लोग देश के अंदर सो पाते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। इससे पहले आप पंजाब में रहे हैं, पंजाब में भी आतंकवाद बहुत पीक पर रहा था जिस टाइम में आप थे। किस तरह की स्थिति थी उस समय? उस समय पंजाब की स्थिति भी बहुत भयावह थी, लेकिन पंजाब में जो टेरेन है वो इस तरह का दुरूह नहीं था जैसा कश्मीर में है, और इतने हथियार भी नहीं थे। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो है पंजाब को केवल इस्तेमाल कर रहा था कि जिससे कि चाहे पंजाब के लोग मरें या सुरक्षा बल मरें, दोनों में वो खुश होता था, क्योंकि पंजाब के लोगों के साथ उसका कोई ऐसा रिलेशन या हमदर्दी नहीं थी उनके साथ। वहाँ जो एक धर्म के नाम पर वो हमदर्दी भी महसूस करता है, ये सारी चीज़ें वहाँ अलग है। वहाँ का टेरेन आप देखिए कितना है, एक तरफ अभी 1.5-2 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी है, फिर एकदम नीचे खाई है, तो इसीलिए ये आतंकवादी उसका फ़ायदा उठा के अंदर घुसाते हैं। आपका एक्सपीरियंस, पर्सनल लेवल पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पंजाब में? पंजाब में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, विशेष तौर से वहाँ के लोग जो हैं बेहतरीन भारत के बेहतरीन लोगों में से हैं। जैसे हम ऑपरेशंस में भी जाते थे, तो ऑपरेशन आपने कर लिया तो उसके बाद वहाँ जो भी वहाँ के प्रधान वगैरह है वो आते थे, बोले साहब आपने अपना काम कर लिया, हम कहते थे कर लिया। अब आप बिना नाश्ता किए, बिना चाय पिए, बिना उसके नहीं जाएंगे। मतलब ये उनका जो एक वो था वो बहुत बढ़िया था। तो जैसे जम्मू कश्मीर में आपने बताया कि वहाँ के लोकल लोगों के बिना ये संभव नहीं है आतंकवाद, क्या पंजाब में भी ऐसी स्थिति? हाँ, पंजाब में भी कुछ लोगों का सपोर्ट था। पंजाब में जम्मू कश्मीर की तरह नहीं था? ना बिल्कुल नहीं। पंजाब में वैसे भी हमारी सेना में वहाँ के बहुत लोग हैं, और दूसरा है कि सारे युद्ध जो हैं
वहाँ उन्होंने लड़े हैं वहाँ से, तो बेहतरीन जगह है पंजाब। तो हमारा अपना पूरी तरह से वहाँ के लोग जो हैं बेहतरीन लोग हैं। मैं मणिपुर के बारे में अब आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि हाल ही के दिनों में अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो दो समुदाय के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो खींचतान बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम लोग मीडिया में, टीवी में जो सारी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि हम ग्राउंड में नहीं रहे हैं ना गए हैं, तो हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमसे मतलब है कि जो दर्शक है उसकी बात कर रहा हूँ। आप मणिपुर में रहे हैं, क्या जो स्थिति मीडिया में, टीवी पे दिखाई जाती है वो सब कुछ वैसी है, या सिर्फ ये पॉलिटिकल एजेंडा है वोट का और बाकी सारी चीज़ों का? नहीं, वोट वगैरह तो खैर होगा या उसके बारे में तो मैं नहीं कमेंट कर सकता, लेकिन स्थिति वहाँ बहुत ख़राब हो गई थी। वहाँ दो समुदाय, विशेष तौर से कुकी और मैतेई, ये इन दोनों में संघर्ष था। बेसिक तो ये था कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ कुकी वगैरह ये जो जनजाति हैं वो रहती हैं, और जो वैली और वहाँ हैं वहाँ मैती लोग हैं। वो संघर्ष हुआ क्योंकि कुछ लोगों ने वहाँ। आप किस टाइम में थे? मैं तो मणिपुर में मैं गया था 92 पर पहले गया था। हाँ, तो उस समय भी आतंकवाद वहाँ चल रहा था, अटैक वगैरह करते थे, लेकिन ये स्थिति अलग थी। ये कुकी जो लोग हैं और मैतेई, इनमें संघर्ष हो गया आपस में, तो इसलिए पहले सुरक्षा बलों के अगेंस्ट थे, अभी आपस में समन्वय बनाया हुआ है। नहीं, समन्वय नहीं बनाया हुआ, संघर्ष हो गया था। वो उसका कई कारण हैं, जैसे एक तो वहाँ वो अपना गांजा वांजा सब उपजाने लगे, तो वो पैसा बहुत हो गया। ये भी कहते हैं कि जैसे इसमें एक पूरा अलग से भी इसमें कुछ विदेशी हाथ भी है कि म्यांमार और यहाँ से कुकी वो लेके और कुछ मिजोरम का, और वो मार्टिन आइलैंड जो है उसको काट के कुछ ऐसा बनाने के लिए जो एक ये भी थ्योरी है। लेकिन फिलहाल तो शांति है। अभी प्रधानमंत्री गए हैं वहाँ, सब लोगों को इतना बड़ा उन्होंने काफ़ी रिसोर्सेज भी दिए, धनराशि भी दी है, तो देखो अब शांति हो जाएगी। बिल्कुल। मणिपुर में आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं आपसे हर स्टेट का इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे ऑपरेशंस में आपने हिस्सा लिया है, तो मैं जानना चाहता हूँ बेसिकली कि आज से 20, 25 साल, 30 साल पहले उन जगहों पे क्या स्थिति थी और आज जो स्थिति है उसमें कितना डिफरेंस आया है? तो वहाँ पहले भी जो आम जनता के साथ वहाँ अच्छा व्यवहार था। आम जनता वहाँ मतलब एक बिल्कुल आतंकवादी है तो वो आतंकवादी है। वहाँ ये भी था कि अगर आप फैमिली के साथ गाड़ी में जा रहे हैं तो वहाँ का आतंकवादी आप पर अटैक नहीं करेगा। सिद्धांत तय वहाँ इस तरह की वो थी कि अगर आप वेपन के साथ और जा रहे हैं तो आपके ऊपर अटैक होगा। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, उन्होंने देख लिया कोई महिला बैठी हुई है, बच्चा बैठा हुआ, तो वो अटैक नहीं करते थे। हाँ, तो वहाँ एक अलग तरह का था और जनता के साथ बहुत घुल मिलते थे वहाँ। मतलब ये आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है या ये लड़ाका, ये एक बिल्कुल अलग था। ठीक है, तो वहाँ इस तरह का माहौल था। अभी तो ये जो हुआ है तो जातीय संघर्ष हो गया एक तरह से। बिल्कुल। इसके साथ ही मैं तो इसमें जो राजीव गांधी एसोसिएशन हुआ था तो मुझे मौका मिला था, ये जो उसके सारे टेररिस्ट पकड़े गए थे, हरिदास और ये सब, तो उनको पुन्नामलई सब जेल में वहाँ रखा था। तो मेरे कंपनी जो थी, मैं उस समय तक असिस्टेंट कमांडेंट था, तो वहाँ मेरे पास ही थे ये सब लोग। उस पर कभी चर्चा करेंगे फिर। बिल्कुल। अच्छा, फिल्मों में हमने देखा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हमने तुम्हारा आदमी पकड़ लिया है तो भाई छोड़ दो इसको, नहीं तो हम आपको रहने नहीं देंगे, और इस तरह की चीज़ें देखती हैं। तो कभी आपके साथ भी कोई ऐसा किस्सा हुआ है कि आपको किसी टेररिस्ट को या कभी कोई पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से या आपके अधिकारियों की वजह से प्रेशर, आपको आदेश आया हो? बेसिकली कहने का मतलब ये है कि भाई इसको हैंड ओवर करना है, वापस करना है। देखिए, वो तो सब रूबिया किडनैपिंग में 5 मिलिटेंट छोड़े ही गए थे। राइट। कंधार में छोड़े गए हैं, वो तो खुले आम छोड़े गए हैं। लेकिन हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर ये कोई ऐसा नहीं था कि आपको कोई भी आदेश दे कि आतंकवाद को हम छोड़ दें, क्योंकि हम तो हमने पकड़ा और पकड़ के स्टेट पुलिस को दे दिया। ओके।
क्योंकि हमारे पास संवैधानिक और कानूनी स्थिति यही है ओके, आज भी। आज भी। ओके, सो आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ में कि आप किसी मिलिटेंट्स के हेड से मिले हों या आतंकवादी से जाके आपकी भेंट हुई हो? क्योंकि मैंने बड़े किस्से सुने आपके बारे में, तो मैं जानना चाहता हूँ अगर कोई एक्सपीरियंस हो आपका तो। हाँ, एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था कि एक बहुत बड़ा मिलिटेंट जो है वो पकड़ लिया गया। ओके। तो तत्कालीन जो आईजी थे हमारे मिस्टर डीडी गुप्ता, बहुत ही बेहतरीन इंसान थे और वो जो टेररिस्ट हैं उनको कैसे टेररिज्म को कैसे ख़त्म किया जाए वो जानते थे, और अधिकारियों को कैसे मोटिवेट किया जाए ये भी वो जानते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई के ऐसा करते हैं कि इनके थ्रू इनकी पूरे ग्रुप को हम सरेंडर करवा लेते हैं। ओके। तो उन्होंने बात की उससे जो मिलिटेंट था, आतंकवादी जो था, और उससे उसका जो जब ये तो हम चीफ तो हमारे पास आ गया उनका आतंकवादियों का Right. उस दल का। तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ जो डिप्टी चीफ है उससे बात करवाई कि अब सब लोग आ जाओ, सरेंडर कर देते हैं इतने हथियारों के। उनका करीब 200 का ग्रुप था। Okay. तो उसने एक शर्त रख दी कि बोला साहब अगर आपका एक अधिकारी मुझसे मिलने आ जाए अकेला तो मैं भी आ जाऊंगा आपसे मिलने। तो अब जहाँ कदम कदम पर आतंकवादी है तो उन्होंने कहा कि आप चले जाइए। मुझसे कहा हमारे आईजी साहब ने। तो और साथ ही साथ अपनी बुलेट प्रूफ कार भी उन्होंने हमको दे दी। तो मेरे साथ एक दो हमारे साथ के अधिकारी थे, हम लोग उसमें बैठ के तो जब चलने लगे तो एक जो डीआईजी साहब थे उन्होंने कहा नहीं नहीं के आप ऐसे नहीं जाएंगे। उन्होंने पीछे फोर्स भी बैकअप फोर्स भेजी, लेकिन उसने कहा था अकेले आएंगे। तो हमने वो फोर्स जो उन्होंने लगी वो अपने हिसाब से हाइड हमने करके पीछे छोड़ दी उसको। फिर गए हम, और वहाँ जहाँ पहुँचे तो वो बिल्कुल अंधकार था। राइट। तो पहले तो जो अब चीफ को भी हम अपने साथ ले गए थे। अब आप सोचिए गए सर्दी पड़ रही, बर्फ पड़ रही है, पसीने आ रहे हैं क्योंकि चीफ है। मिलिटेंट्स के अंदरूनी इलाके में चले गए हो आप, और सारी चीज़ें हैं। और हमारे बैचमेट भी मेरे थे मेरे साथ। तो फिर इधर से सीटी बजी, उन्होंने कहा ऐसे आएंगे। तो उधर से सीटी बजी, फिर एक आदमी आया, बोला कि एक आदमी आप में से हमारे साथ अंदर जाएगा मिलने। अब यहाँ तक पहुँच गए थे तो अंदर जाना ही जाना था। राइट। तो मैं फिर उसके साथ अंदर गया। तो अंदर एक छोटा सा तख्त था, उस पे जैसे आपने फिल्म में देखा हो कोई डॉन बैठा रहता है ऐसा बिल्कुल यंग लड़का, 23-24 साल उम्र रही होगी उसकी, बिल्कुल जैसे सीधा अकबर की औलाद हो। बोला अफसर हम तुम्हारी जाबाजी को मान गए। उस समय तक हम पर भी उर्दू थोड़ी बहुत आ गई थी। हमने कहा जनाब आपकी जर्रा नवाजी है, और हम तो वरना छोटे से मुलाजिम हैं सरकार के। बोला हमारे चीफ कहाँ हैं? मैंने कहा हजूर गाड़ी में हैं, चलो। तो फिर वो चल भी वैसे ही रहा था जैसे तख्ते ताऊ से सीधा उतर के चल रहा हूँ। आया और गाड़ी में जब आ गए बात कराई तो कहता है अफसर क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे चारों तरफ 12 AK-47 लगी हुई हैं? उसका तो ये कहना था। अब बिल्कुल मतलब अंधकार, आवाज़, हम भी पूरी तौर चीखे। मैंने कहा तू सोच रहा है कि हम ऐसे ही आए हैं, तू एक गोली चलाएगा, यहाँ सैकड़ों गोली चलेंगी। पूरे इलाके को घेर रखा है हम लोगों ने भी, तेरे तो 12 हैं, हमारे 1200 आदमी ने घेर रखा है ये। वो अंदर से उनका ची बोलो तो ऐसी घटनाएं होती थी। एक और ऐसी घटना हुई कि एक हमारे जो डीजी थे वहाँ JN सक्सेना थे शायद, उन्होंने हमारे आईजी को बुलाया, बोला कि भाई एक बहुत वहाँ के कोई मौजूद आदमी थे, उन्होंने कहा कि साहब ये आए हैं, इन्होंने कहा है कल एक इस घर में
मीटिंग होने वाली है ओके। जहां आतंकवादी आएंगे। तो बोले चले जाओ। अब वो डाउनटाउन का इलाका, पत्थर मस्जिद जो एक अलग आप कश्मीर गए हों, उस समय तक ऐसा था कि उस इलाके में जाना मतलब आप गोली चलेगी ही चलेगी, मतलब उसका कोई विकल्प नहीं। अब उन्होंने पहले तो आर्मी से बात की, उसमें डीजी साहब ने तो आर्मी का देखो अपना एक अलग प्रोटोकॉल है, उन्होंने कहा हम पूरे इलाके को घेरेंगे और फिर स्क्वीज करते जाएंगे और वहाँ फिर पकड़ेंगे उनको। तो उस समय ईद के आसपास का समय था, तो सरकार नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। इसी तरह दूसरी फोर्सेज ने भी यही कहा कि हम इस तरह इसको करेंगे ऑपरेशन को। और हमारे जो डीडी गुप्ता सर थे बोले सर माय 15 बॉयज विल डू इट। ओके। तो आके बोले, टोपी उतारी, हम सारे अधिकारी थे, तो बोले भाई मेरी तो इज्जत आप लोगों के हाथ में है, अब इसको कैसे करोगे। राइट। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि जब तक आप देखोगे नहीं कहाँ जाना है तो कैसे होगा। तो हम लोग ऑपरेट करते थे तो सिविल गाड़ी में भी करते थे। ओके। उस इलाके में एक तरह से वो इलाका लिबरेटेड जोन था 89, 90, 91 में, जो इंटीरियर था। एक तो रैनावाड़ी का इलाका जिसे जाफना कहते थे, बिल्कुल, और एक ये इधर का। तो अपने बाकी सब अधिकारियों के साथ फिरन वगैरह पहन के, अब मेरा तो रंग ऐसा है कि मालूम पड़ जाएगा भाई ये बाहर का है, फिर भी अंदर बैठे वो सज्जन जो थे वो भी हमारे साथ। तो पहली बार हम उस इलाके में रात में गए। हालांकि ये होता था उन दिनों तक 6-7 बजे तक फोर्स रहती थी, उसके बाद फोर्स विड्रॉ हो जाती थी और वो इलाका वहाँ खाली हो जाता था। खाली तो नहीं होता था वहाँ, तो फैमिली वो सब उनके हवाले हो जाता था आतंकवादियों के। राइट। तो हमने पहली बार वहाँ जाके देखा कि हथियारबंद लोग घूम रहे हैं। एक आया हमारे पास, हे डिपर मार के चलो। मतलब उन दिनों ये इनकी पहचान थी कि अपनी गाड़ी जो है अगर पुलिस की नहीं है या सुरक्षा बलों की नहीं है तो वो डिपर मार के चलती थी, जो इस बात का निशान था कि ये सिविलियन है या उनका आदमी है। तो वो डिपर मार के गए। फिर वहाँ से जो ड्राइवर था वो भी वहीं कश्मीर का था, तो वो भी था, और जो अफसर बैठा रखा था वो हिमाचल का था। तो वो तो वैसे ही लगता है, टोपी वोपी पहन रखी, फिरन पहन रखी। तो फिर गए। अब जैसे छोटे छोटे होटल टाइप का है जो डाउनटाउन है, तो वहाँ अंदर गए, जैसे चलता है माहौल, घरों में लड़ाई हो रही है, ये है, चीख पुकार हो हल्ला। तो फिर उसने जो श्रीमान हमारे साथ थे उन्होंने दिखाया, बोले यहाँ सुबह मीटिंग होनी है। ओके। अब वो देख के रैकी कर ली हम लोगों ने, आ गए वापस। अब वापस आने के बाद दूसरे दिन फिर सुबह जैसे 6 बजे एक सिविल गाड़ी ली, आए और वो जो है वहाँ ऑपरेशन किया। अब सोचो कितना रिस्क रहा होगा, क्या है, और वहाँ किया और जो कार्रवाई करनी थी मिलिटेंट्स वगैरह वो पकड़े गए। तो ये जो चीज़ें हैं अब कोई कल्पना नहीं कर सकता। अभी मैं अपने जो उस समय के अधिकारियों से बात करता हूँ तो मतलब उस समय भी लगता था, क्योंकि भाई देखो मानवीय वो है, लेकिन ठीक था। ये था कि देश प्रथम, जो राष्ट्र प्रथम, जब तक है हम राष्ट्र प्रथम, जब तक है दम राष्ट्र प्रथम, ये भावना से काम किया। तो सर आपने जैसे बताया सारा एक्सपीरियंस मैंने देखा, और मुझे तो मतलब बड़ा अचंभित लगता है कि एकदम से ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। मैं आपको सही बताऊं ना, जब हम देखते हैं अतीत में पीछे मुड़ के, तो हमें भी लगता है कि ये बिना भगवान की कृपा के ये नहीं हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं सर कुछ ऐसे सवाल मेरे हैं जिसको मुझे लगता है कि उसके जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूँ और ज़रूरी भी हैं। सबसे पहले नक्सलवाद की बात करते हैं। 2026 मार्च का विज़न रखा गया है कि हमको नक्सलवाद पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। मौजूदा जो ये स्थिति है, सुरक्षा नीतियों को लेकर, सुरक्षा कर्मियों को लेकर, पॉलिसीज़ और वेपन्स, या जिस भी मायने में आप समझें, हर तरह से सरकार को भी और उसमें क्या काम करना चाहिए जो मार्च 2026 का लक्ष्य वो मिल जाएगा।
देखिए, जहाँ तक हथियार की बात है, हथियार हम लोगों के पास काफ़ी हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी से ड्रोन है और सर्विलेंस वाली चीज़ें आए, क्योंकि वहाँ इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस तो वहाँ पॉसिबल नहीं है कि अंदर से आपको कोई सूचना मिल जाए। वो बहुत कम है। इम्पॉसिबल शब्द को तो हटा देते हैं, लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट है कि सूचना मिलना। तो ये जो टेक्निकल सर्विलेंस से, ड्रोन से या दूसरी तरह से जो हमें इंटेलिजेंस मिले, एक तो वो है। दूसरा जो है कि जो हम लोगों के कैंप बन रहे हैं, वहाँ तक सरकार को प्राथमिकता पर, चाहे बीआरओ को दें या और जिसको भी ठेका देना है, वो दे के सड़क वगैरह बनवाएं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे पानी हो गया, टेलीफोन की सुविधा हो गई, बिजली हो गई, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो गई, ये इंश्योर किया जाए। देखो, कैंप बन गए हैं, काफ़ी सारे कैंप बन चुके हैं। अब वहाँ बेसिक एमिनिटीज जब तक नहीं होती हैं तो आपका धीरे धीरे शुरू में 1 महीने 2 महीने तक मनोबल ठीक रहता है, भाई कर लिया, लेकिन उसके बाद जब तक आपके पास बेसिक सुविधाएं नहीं होती हैं, तब तक फिर लंबे समय तक ऑपरेशन चलाना मुश्किल होता है। तो वो किया जाए, क्योंकि जब लड़ाई चलेगी तो देखिए लाजमी होगा कि हमारा भी नुकसान होगा। तो नुकसान होने के बाद जो घायल हो जाते हैं हमारे साथी, उनको बहुत तेज़ी से हमें इलाज मिल जाए। क्योंकि अभी या तो उधर साउथ की तरफ आंध्र प्रदेश में ले जाओ या रायपुर लेके आते हैं। अगर 5-6 महीने के लिए, जैसे आर्मी के बेस हॉस्पिटल बनते हैं, ऑपरेशनल वहाँ बनते हैं, 5-6 महीने के लिए ऐसा वहाँ बना दिया जाए। मान लो बीजापुर में बना दिया जाए, जो कि 15-20 मिनट का रास्ता हो केवल हेलीकॉप्टर से। वहाँ ला जा के अगर जब संघर्ष करेंगे, अंदर घुस ही रहे हैं पूरी तरह से, तो संघर्ष होगा, ठीक है। तो वो तुरंत वहाँ से लाके ऐसा एक बैकअप के लिए बीजापुर में या और कोई जगह जहाँ सरकार उचित समझती है, वहाँ ये जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरी तरह से दी जाएं। जहाँ तक हथियार वगैरह की बात है, वो तो सफिशिएंट हम लोगों के पास हैं। बिल्कुल। देश में आतंकवाद को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म अगर करना है तो किन पॉलिसीज़ पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए? जैसे जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो झिझक रहे थे थोड़ा, तो जामवंत ने कहा का चुप साध रहा बलवाना, और वो कहते ही उन्होंने छलांग लगाई और लंका पहुंचे, माता सीता का पता लगाया, फिर लंका जला दी। उसी तरह केवल और केवल सरकार कहे आतंकवाद का निर्मूल कर दो, आतंकवाद को समाप्त कर दो, ये नहीं कि साहब ये राइडर्स लगा के ये करके तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। भाई, भारत सरकार में इस समय सुरक्षा बल जो हैं वो पूरी तरह सामर्थ्यवान हैं, शक्तिशाली हैं और मनोबल से भरपूर हैं। केवल सरकार का एक इशारा कि आतंकवाद खत्म, तो खत्म हो जाएगा। अब कश्मीर की बात आप कर रहे हैं, कश्मीर में जिस दिन सरकार कहेगी कि आतंकवाद को निर्मूल खत्म करो, तो इकोसिस्टम को भी खत्म करो। इसमें सरकार के पक्ष में, सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जाने हैं वो सरकार उठाए, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को उठाए जाने हैं वो उठाए, कि भाई जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं लोग, उनको नेस्तनाबूद करो। ये जिस दिन, भाई फिर मैं कह रहा हूं, कोई पैरासूट से उतर के तो आतंकवादी नहीं आ रहे। और ऐसा तो नहीं है कि वो जाके डल झील में छुप जाते हैं अंदर, नहीं, इनके घरों में ही छुप रहे हैं। तो उनको उसी तरह सख्ती से कुचला जाए कि ये तब तक नहीं कि भाई अगर आप करोगे, सपोर्ट करोगे तो हम आपको खत्म कर देंगे। ये सरकार एक बार कह तो दे। अब आप एक एग्जाम्पल देख लो, उत्तर प्रदेश में वो कोई एक्ट्रेस है जिसके घर पे बरेली में गोली चलाई गुंडों ने, आज मारे गए कल रात को। हाँ, कल रात को एनकाउंटर हुआ दोनों का। किसी की हिम्मत पड़ रही है उत्तर प्रदेश में? आपके सारे आंदोलन यहाँ दिल्ली में तो होते रहे, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर रहे भाई? बाबा ने कह दिया है कि भाई ये दो चीज है। तो ऐसे ही सरकार जिस दिन कह देगी
सुरक्षा बल बहुत मजबूत हैं, आप लोगों की सोच से बहुत ज्यादा मजबूत हैं सुरक्षा बल। बस एक इशारा चाहिए, खत्म। ओके, ठीक है। 2047 का एक विजन लेकर चला जा रहा है विश्व गुरु को लेकर कि हम भारत विश्व गुरु बनेगा, 2047 तक हम उसे विश्व गुरु बनाएंगे। ये भारत सरकार की पॉलिसी है। क्या अभी प्रेजेंट में चीज़ें और ऐड ऑन होनी चाहिए, बदलाव होने चाहिए, आपको जो लगते हैं कि क्योंकि आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ी चीज़ है, जब तक वो सुरक्षित नहीं है विश्व गुरु नहीं बना जा सकता है। तो किन किन चीज़ों पे अभी और काम करने की ज़रूरत है कि आज से 20 साल के बाद भारत विश्व गुरु बनेगा? देखिए, जहाँ तक मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं सोचता हूँ कि भारत लगभग 146 करोड़ लोग हैं हम इस समय, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बौद्धिक रूप से, जो आर्थिक रूप से, जो शारीरिक रूप से, जो सामाजिक रूप से बहुत ताकतवर हैं। वो उतने ही ताकतवर हैं जितना यूएस ताकतवर है, वो उतने ही ताकतवर हैं जितना यूरोपियन कंट्रीज का कोई विकसित देश ताकतवर है, वो उतने ही ताकतवर हैं जितना इजराइल ताकतवर है। इजराइल की जनसंख्या केवल और केवल 90 लाख है। मेरा विचार तो ये होता है कि भाई कुछ ऐसी जगह बनाई जाएं जहां के हम, जैसे SEZ बने थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बने थे, उसी तरह जहां हम मान लो 90, अब दिल्ली की आबादी भी 33 करोड़ है, हम इससे छोटे छोटे ऐसे क्षेत्र बना सकते हैं जहां की पूरी तरह से ढांचा, कानूनी ढांचा, आर्थिक ढांचा, सामाजिक इस तरह का कर दें जो विकसित देशों में है। हालांकि क्यों ऐसा होता है कि पटना में रह के कोई लड़का काम नहीं कर पाता, लेकिन वो जैसे ही जाता है यूएस में, वो वहाँ CEO बन जाता है, वो तमिलनाडु से निकलता है, वो CEO बन जाता है। बड़ी बात है, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ क्यों नहीं दे सकते? एक और बात, जब अंतरिक्ष में हम अपने लड़कों को भेजते हैं, जैसे अभी शुक्ला जी को भेजा, शुक्ला जी कहते, तो उनको एक जो जहां ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती वहां रख के ट्रेनिंग दी जाती है। राइट। उसी तरह हम कुछ क्षेत्र ऐसे बना सकते हैं भारत में, फिर तो पूरा देश ही हमको ऐसा बनाना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत तो जैसे पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं जिसको, वो हम ऐसा बनाएं कि भाई वहां पूरा ढांचा और ऐसा हो कि वहां कानून की वजह से कोई काम ना रुके, कोई करप्शन की वजह से कोई काम ना रुके, और किसी राजनीतिक दबाव की वजह से कोई काम ना रुके। अगर हम इसमें सफल हो गए, मान लो आपने 4 इजराइल बना लिए भारत में, कितनी आबादी? 360 करोड़, 3 करोड़ 60 लाख, 9 चौक 36, तो 3 करोड़ 60 लाख। एक इजराइल जो है वो, उसने ईरान को भी सबक सिखाया, उसने गाजा को, जहां से उनके ऊपर 7 अक्टूबर को आतंकवादी हमला हुआ था, वो खत्म किया। पास में लेबनान है, वहां भी कर दिया, अभी कतर के भी पर कतर दिए जाकर वहां अटैक करके। तो हम भी 4 तो ऐसे बना दें तो फिर ये सिंदूर की जरूरत ही नहीं आएगी, वो लंगूर दूर ही दूर रहेंगे हमसे आतंकवादी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये सोचना है। बिल्कुल। CRPF को लेकर आपको, जो CRPF के जवान हैं, उनकी लाइफस्टाइल और जीवन और उनके लिए जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बनाई है, आपको व्यक्तिगत रूप से क्या लगता है कि उनमें क्या और बदलाव होने चाहिए जिससे कि उनका जो जीवन है या जो उनकी वर्किंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा और सरलीकरण उसमें हो सके? देखिए, CRPF की जो परिस्थितियां हैं रहने की और सर्विस कंडीशन है, बहुत कठिन है। मतलब जो कल्पना से भी कठिन परिस्थितियां हैं। इसीलिए आप देखिए कि सरकार ने ये नियम बना रखा है कि 10% लोग जो हैं आर्मी के बाद CRPF आ सकते हैं। 10% का कोटा रिजर्व है, लेकिन वो खाली जाता है क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ जो हैं वो, आर्मी में तो आपने 2-3 साल फील्ड में काम किया, उसके बाद आपको पोस्टिंग अच्छी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आपको अभी, आप जैसे हमने बताया, पंजाब थे, कश्मीर में पहुंचे, कश्मीर है, कश्मीर से भी ज़्यादा अगर स्थिति LWE की बिगड़ी तो वहाँ से ले जाके वहाँ डाल दिया।
ठीक है, तो ये स्थिति, एक तो अनिश्चितता बहुत ज़्यादा है कि आपको, दूसरी बात है कि पोस्टिंग जो फील्ड पोस्टिंग ज़्यादा है हमारे पास, 90% हमारी फोर्स ऑलमोस्ट फील्ड में है, जहाँ ना आप अपने बच्चों को रख सकते हैं, ना जहाँ अपने परिवार को रख सकते हैं, ना उनकी शिक्षा को देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। और जो आर्थिक चीज़ें हैं वो भी फिर उसको, जो भी हमारा जवान है उसको, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो एक बच्चे की पढ़ाई का खर्च करना है, एक खुद को भी खर्च करना है। हालांकि सरकार उसके लिए जो है खाने का खर्च जो है वो देती है वहाँ अकेले के लिए, लेकिन फिर भी और खर्च होता है। फिर एक परिवार, तीन उसको अपने बंदोबस्त करने पड़ते हैं। तो सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह इनके लिए और बेहतरीन साधन दिए जाएं। मतलब विशेष तौर से रहने का, पोस्टिंग का। भी गृह मंत्री महोदय ने एक बार कहा था कि भाई 100 दिन की छुट्टी मिलेगी, सुनिश्चित की जाएगी। बहुत अच्छा सोच था, होनी चाहिए। तो वो भी संभव नहीं हो पाया, क्योंकि अब उनके नियत सरकार की अच्छी है कि भाई सरकार और हम अलग अलग तो नहीं है, लेकिन स्थिति इस तरह की हैं कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये जो सरकार को सोच के बैठ के ये सोचना पड़ेगा। दूसरा ये है कि अधिकारियों का प्रमोशन का है, अधिकारियों के प्रमोशन होने चाहिए भाई तेजी से। जो कोई भी असिस्टेंट कमांडेंट है, हम लोग थे उस समय, सीआरपी बढ़ी थी तो आईजी रैंक तक पहुंच गए। तो ये सुनिश्चित करें कि भाई हर एक अधिकारी जो आया है वो इस रैंक तक तो पहुंचे। एक सुनिश्चितता होनी चाहिए कि भाई ये कैडर है, ये यहाँ तक ये जाएंगे। ये सारी चीज़ें सरकार को, मैं तो चाह रहा हूँ कि कोई एक अलग से कमेटी बनाए जो वास्तव में जाके जवानों से बात करे, अधिकारियों से बात करे, और फिर एक जो एक मुद्दा निकाल के सरकार उस पर अमल करे। और इतने IIM हैं यहाँ, भाई आप स्टडी कराओ, आप करो, उनको बताओ कि भाई क्या क्या सुविधाएं चाहिए। आर्मी में सुधार किया है सरकार ने, आपने CDS बना दिया, आपने बाकी चीज़ें बना दी, लेकिन इस मामले में सरकार चूक रही है। और मैं ये आज बता रहा हूँ क्योंकि अगले, आपने कहा ना 20 साल 2047 तक की बात है, भाई CRP भी देश का बल है। उसकी यूनिफॉर्म दी बेस्ट होनी चाहिए, उसके जूते सबसे अच्छे होने चाहिए, उसके मतलब जब जवान जाए तो लगे कि हम ये सुरक्षा बल हैं देश के, क्योंकि उससे पूरे देश की इमेज बढ़ती है। अब जब US का मेरीन और या जो भी आता है तो हम वो देखते हैं ना, बढ़िया सब कुछ है, उनका इक्विपमेंट अच्छा, उनकी सारी चीज़ें अच्छी, हमको भी ये करना चाहिए। बिल्कुल। आज मेरे पास सर सवाल बहुत सारे हैं, और लेकिन समय की पाबंदी है, तो एक आखिरी सवाल, जो देश में युवा CRPF में जाना चाहते हैं या मिलिट्री या आर्मी के लिए जाना चाहते हैं, वो क्या रास्ता अपनाएं और किस तरह से वो खुद को मोटिवेट करें? मैं मतलब बेसिकली चाहता हूं कि आज का जो युवा है और सुरक्षा बल में जो नहीं जाना चाहता, क्या कोई भी रीज़न हो सकता है वो नहीं जाना चाहता, उसके लिए क्या मोटिवेशन आप देंगे? देखिए, जो जाना चाहता है उसके लिए तो कांस्टेबल लेवल की भर्ती निकलती रहती हैं। SCC टेस्ट करता है और वो सब कुछ है। अभी इंटरव्यू भी ख़त्म कर दिया है, तो कोई चांसेस कम से कम करप्शन के बहुत कम है, और जो रिक्रूटमेंट है वो पारदर्शी रूप से हो रहा है। सब इंस्पेक्टर वगैरह का टेस्ट और होता है, जब दिल्ली पुलिस वगैरह उन्हीं के साथ हो रहा है। अफसर्स के लिए जो UPSC कंडक्ट करती है, और वो एक अलग है प्रोसीजर, वो देख लें, वो सब मालूम है। हाँ, जो मान लो सुरक्षा बलों में नहीं जाना चाहते तो वो हम लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया इक्विपमेंट बनाए। अगर उनके उनकी इंजीनियरिंग की क्षमता है, जो जूते की फैक्ट्री में जाए तो भाई जूता अच्छा बना के दे। जैसे मैं इसको बताऊं कि कानूनी रूप से जो शूज है हमारे, जंगल शूज हम पहन के जाते थे, तो वो 2-2.5 महीने में फट जाता है, क्योंकि वो सरकार ने कर रखा था कि इसको जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से आपको खरीदना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सरकार की पॉलिसी की वजह से वो समस्या आती है।
हालांकि सरकार को नहीं पता होगा, और दूसरी जगह तो जैसे आप यहाँ हैं बैठे हैं, आपको ठीक है आपने अपना जूता जो है वहाँ से बना हुआ पहन लिया तो फट गया तो दूसरा आप खरीद लेंगे निकलते ही। हम तो 40 किलोमीटर अंदर जहाँ कांटे हैं, जहाँ आपको बताया कील हैं, वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ अगर जूता फटेगा हमारा तो सरकार को कुछ तो कानूनी में चेंज लाके कि भाई ये फोर्सेस को तो हमको वेल इक्विप करना है। हमारे पास सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, मतलब लेकिन आप देखिए कि ह्यूमिडिटी में जब जा रहे हैं तो ऐसा कपड़ा दो उनको अच्छा हो कि ठीक लगे। हालांकि सरकार सुधार कर रही है, सरकार बाकी सब चीजें कर रही है, लेकिन उसमें तेजी लाने की जरूरत है। वो जो गति शक्ति सरकार का है, वो गति शक्ति को सीआरपी में भी लागू करो भाई, कि सबको बैठा लो, पूछो। और एक इस तरह का वहीं इंजीनियरिंग जैसे अभी क्या करते हैं कि भाई आप बनाओ, अब मैं ये तो बता सकता हूं कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन उसके टेक्निकल डाटा क्या क्या होंगे उसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए आप किसी इंजीनियर को डीआरडीओ से या कहीं से लाके एक अटैच कर दो कि भाई तुम्हारा काम है ये बनाना, हमें ये बनाओ, और जूता हमें पसंद आना चाहिए, चलने में बढ़िया लगना चाहिए, कपड़ा ये है कि भीग जाए तो जल्दी सूख जाए, ह्यूमिडिटी में भी अंदर ठीक रहे। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, और प्रधानमंत्री जी जो कहते ही हैं कि छोटी चीज़ें से बड़ा परिवर्तन होता है, तो ये सब चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल सर, आपने आज बहुत सारी बातें हमें बताई, और मुझे लगता है जिन्होंने पॉडकास्ट देखा होगा उन्हें बहुत सारी बातें समझ आई होंगी कश्मीर को लेके और माओवादियों को लेकर, और जिस तरह से गवर्नमेंट की नीति है। और मुझे लगता है कि ये आवाज़ जो आपने बताई है, जो सुधार बताए हैं, क्या क्या सरकार को और ऐड ऑन करना चाहिए, वो सरकार तक ज़रूर पहुँचेगी, और डेफिनेटली सरकार उस पर एक्शन लेगी। बाकी आज के लिए बहुत बहुत सर धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाला और आपने हमें समय दिया और तमाम जानकारियाँ साझा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी जो पॉडकास्ट के दर्शक हैं उनको मेरा सादर नमस्कार। तो हमारे साथ थे कमलकांत शर्मा सर, जिन्होंने एक लंबा समय अपनी सेवाएं दी हैं, एक लंबे समय तक सेवाएं दी हैं सीआरपीएफ में, और आईजी रैंक से रिटायर हुए, और तमाम उनके साथ जानकारियां उन्होंने साझा की हमारे साथ। और इसी के साथ हमने जाना कि पंजाब में क्या स्थिति थी, माओवादियों को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति थी, कश्मीर में क्या बदलाव हुआ है, और अभी सरकार को आगे क्या बदलाव करने चाहिए, सभी चीज़ों पर चर्चा की। कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कोई सवाल हो तो ज़रूर छोड़िएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और आगे किन टॉपिक्स पर आप पॉडकास्ट देखना चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल, नमस्कार।